Hello students, once again welcome back to the YouTube channel. In this video today we are going to discuss some of the important questions for data structure stacks for term 2 class 12 computer science with Python. तो students इसमें जो हमारे stack के questions हैं वो 2 marks के हैं and 3 marks के हैं. 2 mark questions are just theory questions and 3 mark questions are the function questions in जिसमें आपको एक function create करना है, that is a coding question. Okay, so we move on to this part. Students, according to the sample paper released by CBSE, stack के अकॉर्डिंग स्टैक टॉपिक में आपका एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है विच इज अ थ्योरी क्वेश्चन और साथ में आपका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है विच इज अ कोडिंग क्वेश्चन. सो इन टोटल दैट कम्स ऑफ 5 मार्क्स. ओके, सो दिस टॉपिक विल कवर योर 5 मार्क्स in your exam. So let us start with this one. So the first question of 2 marks is what is a data structure and explain primitive and non-primitive data structure. Data structure क्या होता है and what is the meaning of the primitive and non-primitive data structure. Now students, data structure क्या है? It is a physical implementation which defines a way of storing and organizing the information in the computer so that it can be retrieved and used productively. क्या मतलब है इसका? देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डेटा टाइप और एक होता है डेटा स्ट्रक्चर. डेटा टाइप तो हमें ये बताता है कि उस पर्टिकुलर कॉलम में किस टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, वेराज डेटा स्ट्रक्चर जो होता है ये फिजिकली इम्प्लीमेंटेशन होती है कि किस तरह से डेटा को स्टोर किया जाएगा और किस तरह से डेटा को कंप्यूटर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा ताकि जब भी उसकी रिक्वायरमेंट हो हम इजीली उसे रिट्रीव कर सकें और प्रोडक्टिवली उसका यूज़ कर सकें. अब दो तरह के हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव को हम सिंपल या फिर कंपाउंड डेटा टाइप्स भी कहते हैं बिकॉज जो हमारे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर डायरेक्टली ऑपरेटेड बाय मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस. यानी कि जैसे ही आप उन्हें देते हैं कंप्यूटर उन्हें डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज के थ्रू एग्जीक्यूट करता है. फॉर एग्जांपल इंटीजर है, कैर है, ठीक है. वेराज जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ये कहाँ से लिया जाते हैं? दे आर टेकन फ्रॉम द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स ओनली. ठीक है. नाउ देयर आर अगेन ऑफ 2 टाइप्स, वन इज लीनियर एंड द अदर इज नॉन लीनियर. जो एक ही सीक्वेंस में काम करे वो लीनियर हो गया जैसे कि स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट, और नॉन लीनियर हो गए जो सीक्वेंस में वर्क नहीं करते जैसे कि आपके ट्री और ग्राफ है. दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज स्टैक. ठीक है, तो पढ़ते हैं स्टैक के बारे में. अब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ स्टैक, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. स्टैक क्या होती है और आपको उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स बताने हैं. स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच वर्क्स ऑन द लीफो प्रिंसिपल. स्टैक क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास, लीनियर और नॉन लीनियर. तो स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये लीफो प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. लीफो का क्या मतलब होता है? द एलिमेंट लास्ट इंसर्टेड वुड बी द फर्स्ट वन टू बी डिलीटेड. जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट किया गया वो सबसे पहले होगा जिसको डिलीट किया जाएगा. जैसे कि हमारे पास बहुत सारी प्लेट्स का स्टैक होता है, ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, ये थर्ड प्लेट है. ठीक है, अब हमें कोई भी प्लेट अगर उठानी है, लास्ट एलिमेंट द एलिमेंट विच इज लास्ट इंसर्टेड, मुझे जब भी इंसर्शन करनी है तो मैं यहाँ सबसे ऊपर इंसर्ट करूंगी और मुझे यहाँ से प्लेट उठानी है तो मैं टॉप से ही उठाऊंगी. तो जो लास्ट में इंसर्ट किया वही फर्स्ट वाला होगा जो सबसे पहले उठाया जाएगा यहाँ से, यानी कि डिलीट किया जाएगा. ठीक है, तो इसलिए स्टैक हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है और एक ही प्लेस होता है जहाँ से इंसर्शन होती है और वहीं से हमारी डिलीशन होती है जिसे हम कहते हैं स्टैक का टॉप. ठीक है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है दैट द इंसर्शन एंड डिलीशन टेक प्लेस ओनली एट वन एंड, दैट इज द स्टैक टॉप. एंड स्टैक के अंदर किसी भी एलिमेंट के एडिशन को हम कहते हैं पुश ऑपरेशन एंड द डिलीशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक इज नोन एज पॉप ऑपरेशन. इंसर्ट करना मतलब पुश करना और डिलीट करना मतलब पॉप करना. कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास स्टैक के, लाइक स्टैक ऑफ प्लेट्स है हमारे पास या पाइल ऑफ बुक्स है. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द स्टैक. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक. स्टैक को किस किस एरिया में हम यूज करते हैं दैट यू हैव टू टेल. फर्स्ट एप्लीकेशन इज रिवर्सिंग अ लाइन. रिवर्सिंग अ लाइन का क्या मतलब है कि मेरे पास मान लीजिए बहुत सारे ऑपरेशंस हैं
जैसे कि मेरे पास A है, देन मेरे पास B है, देन मेरे पास C है, देन मेरे पास प्लस का साइन है, देन आई एम हैविंग D, देन आई एम हैविंग माइनस साइन। तो इस तरह से मेरे पास एक लाइन है जिसमें कुछ ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, अब मुझे अगर उसे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं A को डालूंगी, यानी कि ये मैंने क्या किया, पुश किया, फिर मैंने B को पुश किया, फिर मैंने C को पुश किया, और उसके बाद मैंने जैसे ही ऑपरेटर आया तो B और C दोनों को पॉप आउट करके इनको सॉल्व करवा लिया। ठीक है, जो भी इसका रिजल्ट आया वापस पुश किया, फिर D को डाला, फिर D को डालने के बाद माइनस का साइन है, जैसे ही ऑपरेटर आया A और D में जो भी ऑपरेशन लगा हुआ है उसे सॉल्व किया और वहां से मेरा आउटपुट आ गया। तो एक बार हम पुश कर रहे हैं और एक बार हम पॉप कर रहे हैं। तो एक तरह से जो जो एलिमेंट मैं पुश कर रही हूँ उन्हें वन बाय वन मैं पॉप आउट भी कर रही हूँ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज किसी भी लाइन को रिवर्स करने के लिए हम यूज करते हैं स्टैक। सेकंड होता है पॉलिश स्ट्रिंग्स। पॉलिश स्ट्रिंग्स हुआ ऐसी नोटेशन जिसमें ऑपरेटर इज प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर द ऑपरेंड्स। अब अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो इसमें मेरे ऑपरेंड्स क्या हैं, A B C D, और मेरे ऑपरेटर्स क्या हैं, प्लस माइनस या जो भी आपने क्वेश्चन में लगाए। तो अगर ये मेरा ऑपरेंड जो मेरा ऑपरेटर है वो ऑपरेंड्स के बाद लगा हुआ है या पहले लगा हुआ है और मैं उन्हें सॉल्व कर रही हूँ तो दैट इज डन यूजिंग द स्टैक ऑपरेशन। और इसके बाद थर्ड है मेरा एप्लीकेशन इवैल्यूएशन ऑफ द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, जिसमें हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं वो बाद में आते हैं ऑपरेंड्स के। तो उनको सॉल्व करने के लिए भी वन बाय वन हम स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को पुश करते हैं और फिर उन्हें पॉप करते जाते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटर्स गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे डिफरेंट यूजेस होते हैं स्टैक के। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन स्टैक। स्टैक के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला है स्टूडेंट्स इंसर्शन। एक डेटा स्ट्रक्चर में हम न्यू डेटा एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं इंसर्शन। अगर हम डेटा स्ट्रक्चर में से डेटा को रिमूव कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे डिलीशन। इफ वी वांट टू फाइंड अ स्पेसिफाइड डेटा एलिमेंट, फाइंड करना चाहते हैं तो दैट विल बी सर्चिंग। और सारे डेटा एलिमेंट्स को वन बाय वन प्रोसेस कर रहे हैं दैट विल बी ट्रैवर्सल। जो भी डेटा एलिमेंट्स हैं डेटा स्ट्रक्चर में अगर उन्हें हम अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दैट इज सॉर्टिंग। और दो डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को अगर कंबाइन करके एक नया डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो हमारा स्टूडेंट्स होता है मर्जिंग। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो हम स्टैक के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, ट्रैवर्सल, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो कंडीशन इन अ स्टैक। स्टैक के अंदर अंडरफ्लो और ओवरफ्लो का क्या मतलब होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए मेरे पास एक स्टैक है, उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दिया। एक स्टैक के अंदर मेरे पास एलिमेंट्स में इंसर्ट करते जा रही हूँ। मान लीजिए मैंने 10 एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दिया और अब मेरे पास और डालने के लिए स्पेस ही नहीं है। ठीक है, सो इट इज अ सिचुएशन, यहाँ पे आपका आएगा ओवरफ्लो। ओवरफ्लो एक ऐसी सिचुएशन होती है व्हेन वन ट्राइज टू पुश एन एलिमेंट इनटू द स्टैक व्हिच इज फुल। एक स्टैक के अंदर हम ऑलरेडी एलिमेंट्स को पुश कर रहे हैं जो कि फुल हो चुकी है। मैंने इसमें 10 एलिमेंट्स डाल दिए और 10 एलिमेंट्स डालने के बाद इसमें स्पेस ही नहीं है डालने के लिए, तो वो कंडीशन क्या हो गई, ओवरफ्लो। और कोई ऐसी कंडीशन जहाँ पे मुझे एलिमेंट्स को डिलीट करना है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, 10 एलिमेंट्स हैं। मैंने वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को पॉप आउट कर लिया, निकाल लिया। जब मैंने निकाल लिया 10 के 10 एलिमेंट्स को तो मेरा स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। अब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो क्या मैं इस स्टैक में से और एलिमेंट को डिलीट कर सकती हूँ? नो, आई कांट डिलीट एनी एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। सो जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आए कि जब हमारे पास स्टैक में एलिमेंट ही नहीं है और फिर भी हमें डिलीट करने के लिए कहा जा रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज अंडरफ्लो। अंडरस्टूड। सो इस तरह के स्टूडेंट्स आपके 2 मार्क्स से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम आते हैं 3 मार्क्स के कोडिंग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है राइट अ फंक्शन पुश ब्रैकेट में स्टूडेंट देन पॉप ब्रैकेट में स्टूडेंट, इट इज द नेम ऑफ द list to add a new student name and remove a new student name from a list, considering them to act as push and pop operations of data structure in Python। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 फंक्शन बनाने हैं, एक पुश स्टूडेंट लेना है और एक पॉप स्टूडेंट नाम का फंक्शन लेना है। एक में हम पुश फंक्शन में हम स्टूडेंट के नेम को ऐड करवाएंगे और पॉप में हम स्टूडेंट के नेम को रिमूव करवाएंगे और हमारे पास एक ऑलरेडी एक लिस्ट होगी।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे ST नाम से एक लिस्ट ले ली, इसको हम क्वेश्चन में स्टूडेंट दे रखा है तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट ही लेना है। ठीक है, स्टूडेंट नाम से हमने एक लिस्ट ले ली। डेफ पुश, यहाँ पे सेम स्टूडेंट नाम दे देंगे। अब हमने स्टूडेंट का नेम इनपुट कराना है, तो हमने कहा पुश फंक्शन हमने बनाया, SN इज इक्वल टू इनपुट एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या हुआ, ये हमारा जो स्टूडेंट का नाम है ये इसमें एंटर हो गया, और जो हमारा स्टूडेंट का नाम है वो इसके अंदर हम अपेंड करेंगे। SN वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद हमने स्टूडेंट नाम की लिस्ट जो हमने ऊपर बनाई है एम्प्टी लिस्ट, इसके अंदर हमने अपेंड करा दिया। तो इसको हम एक बार देखते हैं प्रैक्टिकली, हमने इन क्वेश्चंस को और वीडियो में करा हुआ है, तो स्टूडेंट्स आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ दैट वीडियो, यू कैन सी दिस क्वेश्चन प्रैक्टिकली। अभी हम इसे एक बार नॉर्मल एग्जीक्यूशन की फॉर्म में करके देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम की लिस्ट है विच इज माई एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, अब ये एम्प्टी लिस्ट जब मैंने बनाई तो इसके बाद मैंने पुश फंक्शन को क्रिएट किया, तो SN वेरिएबल के अंदर मैंने एक नाम डालना है। सपोज मैंने नाम डाल दिया यहाँ पे रोहन। ठीक है, इसके बाद जो मेरे पास आगे क्या लिखा हुआ है, ST डॉट अपेंड SN, ऊपर मैंने जो दिया है लिस्ट का नेम दैट इज स्टूडेंट। और लिस्ट के अंदर जब भी हम अपेंड फंक्शन यूज करते हैं तो उस लिस्ट में मेरे पास जो एलिमेंट है वो उसके अंदर इंसर्ट कर हो जाता है एंड में। तो मेरे पास यहाँ पे अभी लिस्ट खाली है, तो सबसे पहला एलिमेंट मेरा यही हो गया, दैट इज रोहन। ठीक है, इसके बाद मुझे नेक्स्ट लगाना है पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन लगाने के लिए वो सबसे पहले चेक करेगा क्या मेरी स्टैक एम्प्टी है। तो अभी मैंने एक एलिमेंट इंसर्ट किया था, तो क्या मेरी स्टैक एम्प्टी है? नो। अगर एम्प्टी होती तो मैं प्रिंट कराती स्टैक इज एम्प्टी, और सिंस ये एम्प्टी नहीं है तो मुझे क्या प्रिंट कराना है, सिंपली मेरा प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा, डिलीटेड स्टूडेंट नेम इज ST डॉट पॉप। डिलीटेड स्टूडेंट नेम कौन सा हो जाएगा, ST डॉट पॉप। स्टूडेंट नाम की मेरी लिस्ट है, स्टूडेंट डॉट पॉप। लिस्ट में पॉप फंक्शन सबसे टॉप एलिमेंट को डिलीट करता है, तो अभी हमारे पास एक ही एलिमेंट है, तो उस केस में रोहन विल बी डिलीटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो डिलीटेड एलिमेंट होगा दैट विल बी रोहन। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट द पुश एंड द पॉप फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने इस कोडिंग के क्वेश्चन को करना है। दो आपने फंक्शन बनाने हैं, एक पुश फंक्शन, एक पॉप फंक्शन। जो भी आप ऊपर एम्प्टी लिस्ट लेंगे उसे आप इसके पैरामीटर्स में पास करेंगे दोनों फंक्शन के। पुश फंक्शन में जो भी क्वेश्चन में गिवन है यूजर से इनपुट कराएंगे, और ये चीज़ ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, जब भी लिस्ट में एडिशन करानी है वो एलिमेंट लिस्ट के एंड में हमेशा ऐड होगा, तो उस केस में आपको अपेंड फंक्शन यूज़ करना है, और उसमें क्या पास होगा एज अ पैरामीटर, जो भी आपने यूजर से इनपुट कराया। ठीक है, जब आप पॉप फंक्शन बनाएंगे तो पहले तो चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि वो हमारा अंडरफ्लो का केस होगा। अगर एम्प्टी नहीं है तो डिलीटेड स्टूडेंट नेम या जो भी डिलीट करना है वो आपकी स्टैक का नेम डॉट पॉप फंक्शन, क्योंकि स्टैक हमारी क्या है, एज अ लिस्ट है। तो अपेंड फंक्शन की हेल्प से लिस्ट में एडिशन होती है और पॉप फंक्शन की हेल्प से हम लिस्ट में से डिलीट करते हैं। सो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ फंक्शन पुश नंबर एंड पॉप नंबर to add a number accepted from the user and remove a number from a list of number to from considering them to act as push and pop operations of the data structure. ठीक है, next question is write a function push number and pop number to add a number accepted from the user and remove a number from a list of number considering them to act as push and pop operations ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। दो फंक्शन हमें बनाने हैं पुश एंड पॉप, जिसमें हमने पैरामीटर पास करना है नंबर के नाम से। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम पैरामीटर वही पास करते हैं जो हमारी लिस्ट होती है, यानी कि नंबर नाम से सबसे पहले हम एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करेंगे। उसके बाद लाइन नंबर 2 में हमने पुश नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया डेफ पुश, जिसके अंदर हमने एम्प्टी लिस्ट को एज अ पैरामीटर पास कर दिया। तो पुश फंक्शन क्या करेगा, नंबर को इंसर्ट करवाएगा, और लिस्ट में इंसर्ट कराने के लिए वी यूज द अपेंड फंक्शन। और पॉप फंक्शन क्या करेगा, नंबर को रिमूव करवाएगा। लेकिन उससे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारी जो स्टैक एज अ लिस्ट है क्या वो एम्प्टी तो नहीं है, क्या वो खाली तो नहीं है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे नंबर नाम से एक एम्प्टी लिस्ट ले ली विच इज माई स्टैक। पुश नाम से एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर मेरी जो लिस्ट है दैट नेम इज एडेड नंबर। अब यूजर से एक नंबर को इनपुट कराना है, SN इज इक्वल टू इनपुट एंटर एनी नंबर,
और उस लिस्ट को हमने इसके अंदर अपेंड करा दिया, नंबर डॉट अपेंड और ब्रैकेट में लिख दिया SN। ठीक है, SN मेरा क्या है, जो मैंने यूजर से एंट्री कराई है और ये मेरी लिस्ट है, तो इसके अंदर आ गया मेरे पास। तो इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या ली यहाँ पे, नंबर नाम से एक एम्प्टी लिस्ट ले ली। ये लेने के बाद हमने पुश फंक्शन डाला और इसमें हमने SN वेरिएबल के अंदर एक यूजर से नंबर एंटर कराया, सपोज द नंबर इज 10। अब ये जो नंबर एंटर कराया उस पर अपेंड फंक्शन लगाया है, तो ये नंबर मेरा इस लिस्ट के अंदर ऐड हो गया। फिर उसके बाद हमने पॉप फंक्शन लगाया। अगर नंबर मेरा एम्प्टी है, चेक करेंगे क्या मेरे नंबर नाम की लिस्ट एम्प्टी है। अगर ये एम्प्टी होती तो हम प्रिंट कराते स्टैक इज एम्प्टी, बट ये मेरी एम्प्टी नहीं है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, डिलीटेड नंबर इज नंबर डॉट पॉप। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में डिलीटेड नंबर इज, पॉप फंक्शन लगाया तो डिलीटेड नंबर इज 10। ठीक है, इस तरह से हमने इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करनी है। तो इतना सा कोड आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखना होता है। क्लियर। अब इसी टाइप के एक और क्वेश्चन में आते हैं। अभी तो हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसके अंदर हम सिर्फ एक चीज को इनपुट करा रहे थे और एक चीज को पॉप आउट करा रहे थे, लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे एक स्टूडेंट की डिटेल्स हैं, 2-3 उसके फील्ड्स हैं, जैसे कि रोल नंबर, नेम, क्लास, इस तरह से एंटर कराने होते हैं, या फिर एम्प्लॉय की डिटेल्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डेजिग्नेशन, ये सब इनपुट कराना होता है। या तो हम उसे एज अ लिस्ट की फॉर्म में डलवा सकते हैं जो भी डिटेल्स हैं, या एक टपल की फॉर्म में, या एक डिक्शनरी की फॉर्म में। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें क्या कहा गया है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक फॉर अ स्टूडेंट, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड क्लास। 3 डिटेल्स डालनी है स्टूडेंट की, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड क्लास, जिससे कि हम एक नए स्टूडेंट को ऐड करेंगे एंड रिमूव अ स्टूडेंट फ्रॉम अ टपल ऑफ स्टूडेंट्स, कंसीडरिंग देम टू एक्ट एज पुश एंड पॉप ऑपरेशंस ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टूडेंट की डिटेल्स हैं, तो स्टूडेंट नाम से ही हमने एक एम्प्टी लिस्ट ले ली विच इज माई स्टैक। 2 फंक्शंस बनाने हैं, एक ऐड स्टूडेंट को करने के लिए, एक रिमूव करने के लिए, जिसमें कि स्टूडेंट की सारी डिटेल्स ऐड होंगी और सारी डिटेल्स ही पॉप आउट हो जाएंगी। तो फंक्शन का नेम क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो अपने आप से हमने फंक्शन का नेम ले लिया ऐड अंडरस्कोर स्टूडेंट। ठीक है, और ये जो हमने एम्प्टी लिस्ट लिया इसे हमने एज अ पैरामीटर इसमें पास कर दिया। ठीक है, सो द नेम ऑफ माई लिस्ट इज स्टूडेंट। ये मेरी एक एम्प्टी लिस्ट है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या एंटर कराना है, रोल नंबर, नेम और क्लास। तो ऐड स्टूडेंट नाम का मेरा फंक्शन है, यहाँ पे मैंने कहा रोल नंबर सपोज एंटर करा दिया 1, नेम सपोज एंटर करा दिया निशा, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे स्टूडेंट की क्लास एंटर करा दी इन द वेरिएबल एस क्लास। मान लीजिए ये हो गई क्लास 12। इसके बाद क्या लिखा है, स्टूडेंट डॉट अपेंड। अच्छा, एक चीज और, ये 3 वेरिएबल्स लिए रोल नंबर, नेम एंड क्लास, इसमें तो हमने डेटा को एंटर करा दिया। अब ये तीनों भी किसी एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर में जाने चाहिए जिसमें कंबाइंडली सेव हो। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम अ टपल ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि ये तीनों डिटेल्स हमें एज अ टपल पास करनी है। तो मैंने एज अ टपल इसे आइटम नाम की फील्ड में पास कर दिया। यानी कि अब मेरे पास आइटम में क्या स्टोर्ड है, मेरे पास आइटम के अंदर स्टोर्ड है फर्स्ट स्टूडेंट के डिटेल्स 1, निशा एंड कॉमा उसकी क्लास दैट इज 12, ये स्टोर्ड है मेरे पास। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट डॉट अपेंड आइटम, स्टूडेंट जो मेरी लिस्ट थी उसके अंदर आइटम को अपेंड करना है, यानी कि ये जो सारा डेटा है आइटम वेरिएबल के अंदर, ये सारा मेरा इसके अंदर चला जाए। तो एक तरह से कैसे हो रहा डेटा, यहाँ से कॉपी होके इसके अंदर जा रहा है एज अ टपल, यानी कि जो मेरी स्टूडेंट है वो एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर टपल पास हो रहा है। ठीक है, इस तरह से ऐड ऑन हो गया। ठीक है, अगर हमें एक से ज़्यादा स्टूडेंट का डेटा ऐड करना हो तो हम यहाँ पे फॉर लूप लगा सकते हैं या वाइल लूप लगा सकते हैं, वाइल ट्रू, कि जब तक उसमें वैल्यूज एंटर हो रही हैं तब तक स्टूडेंट का डेटा इसमें ऐड होता रहे। तो ये ऐड हो गया। अब हमें नेक्स्ट फंक्शन क्या करना है, जिसमें हमने स्टूडेंट की डिटेल्स को रिमूव करना है। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन लगा दिया रिमूव स्टूडेंट, रिमूव अंडरस्कोर स्टूडेंट। अगेन जो स्टूडेंट हमने लिस्ट बनाई थी उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया एज अ पैरामीटर। अब मुझे इसमें से डेटा को डिलीट करना है। तो आपको पता है स्टैक के अंदर एक कंडीशन होती है अंडरफ्लो की,
तो पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि मेरी स्टैक जो लिस्ट है एज अ लिस्ट, क्या उसके अंदर ऐसा तो नहीं है कि डेटा ही ना हो। जब मैंने इसको चेक किया तो उसके अंदर एक टपल है, तो इट इज नॉट एम्प्टी। अगर होता तो ओवरफ्लो अंडरफ्लो की कंडीशन होती, लेकिन एम्प्टी नहीं है तो ये क्या देगा, डिलीटेड रिकॉर्ड इज स्टूडेंट डॉट पॉप। तो मेरे पास आउटपुट में नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, डिलीटेड रिकॉर्ड इज। अब मेरे पास देखिए जो आइटम है मेरे पास वो एक ही है, उसके अंदर एक ही इसकी जो पोजीशन होगी वो एक ही होगी पूरे टपल की। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिलीटेड आइटम इज, डिलीटेड रिकॉर्ड इज 1 निशा 12 एज अ टपल। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ तक कोड लिखना है इन द 3 मार्क्स कोडिंग क्वेश्चन। ये 3 स्टेटमेंट कॉल करने के लिए हैं, 2 बार मैंने इंसर्ट करने के लिए कॉल किया और लास्ट टाइम रिमूव करने के लिए कॉल किया। तो दैट इज अप टू यू, अदरवाइज अगर आप यहाँ तक इसको लिखते हैं कोडिंग पार्ट को, वहां तक भी आपका आंसर परफेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपका आ सकता है। अगर टपल की फॉर्म में आए तो आपने यहाँ राउंड पैरेंथेसिस लगाने हैं, अगर वो एक लिस्ट की फॉर्म में आता है तो आप यहाँ राउंड पैरेंथेसिस के प्लेस पे क्या लगा सकते हैं, लिस्ट लगा सकते हैं। और अगर आपका डिक्शनरी में बोला जाता है तो आपने ना राउंड लगाने हैं ना स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं, आपने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज करने हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको इस तरह से ऐड ऑन करना है। और अपेंड और पॉप फंक्शन हमारे एज इट इज रहेंगे, क्योंकि जो भी हम वेरिएबल ले रहे हैं, चाहे वो एक डिक्शनरी हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो टपल हो, अल्टीमेटली वो एक लिस्ट के अंदर ही जा रहा है और लिस्ट के अंदर अपेंड और पॉप फंक्शंस परफेक्टली वर्क करते हैं। अंडरस्टूड? नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 which says write a program to create a stack for storing only odd numbers out of all the numbers entered by the user। यूजर ने जो भी नंबर्स एंटर किए स्टैक में सिर्फ उसमें से ऑड नंबर्स को ऐड करवाना है। एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द स्टैक, जो भी ऑड नंबर्स उसमें ऐड हुए उस कंटेंट के साथ स्टैक को डिस्प्ले कराया जाए स्क्रीन पे। अलॉन्ग विद उस स्टैक में जो भी लार्जेस्ट ऑड नंबर है उसे हमें डिस्प्ले करा के दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें एक स्टैक बनानी है। तो सबसे पहला स्टेप है, हमने एक एम्प्टी स्टैक ले ली विच इज आवर लिस्ट। वी हैव टेकन अ स्टैक एंड क्रिएटेड इट एज एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, फिर हमने कहा वाइल ट्रू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, हमने यूजर से एक नंबर को एंटर कराना है एंड चेक करना है कि अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो स्टैक में अपेंड हो जाए। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता वो ओड नंबर होता है, और जो 2 से डिविजिबल होता है वो इवन नंबर होता है। 2 से डिविजिबल नहीं है इसका मतलब वो एक ऑड नंबर है। तो सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि हमें ऑड नंबर को तो स्टैक में डलवाना है लेकिन इवन नंबर को नहीं डलवाना। तो इस केस में सपोज मैंने यूजर से नम वेरिएबल के अंदर एक नंबर लिया, सपोज नंबर एंटर्ड बाय यूजर इज 6। अब वो चेक करेगा क्या 6 मॉडुलस 2 जो है मेरा वो नॉट इक्वल टू 0 है। 6 मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0, बट ये मेरी कंडीशन क्या है, दिस माई कंडीशन इज फॉल्स। तो क्या वो उसे स्टैक में अपेंड कराएगा? नहीं कराएगा, यहाँ पे 6 हम एंटर नहीं करा सकते। नेक्स्ट सपोज मैंने नंबर दे दिया 5, चेक करेगा 5 मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0। 5 जो है वो 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं दे रहा, तो इस केस में मेरी कंडीशन ट्रू हो जाती है और ये 5 को स्टैक में ऐड करवा देगा। सपोज नेक्स्ट मैंने नंबर दे दिया 4, तो 4 तो 2 से डिविजिबल पूरा हो रहा है, 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो ये इसे नहीं डलवाएगा। नेक्स्ट मैंने दे दिया 7, तो यहाँ पे 7 आ गया। फिर 9 दे दिया, 9 भी पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, 0 रिमाइंडर नहीं दे रहा, ये भी आ जाएगा। फिर दे दिया 11, वो भी डिवाइड नहीं हो रहा 0 से, सॉरी वो भी डिवाइड नहीं हो रहा 2 से पूरा, 0 रिमाइंडर नहीं दे रहा, तो वो भी स्टैक में आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने दे दिया 3, 3 भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो वो भी मेरी स्टैक में आ गया। ऐसे करके मैंने 5 एलिमेंट्स को स्टैक में इनपुट करा लिया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या कहा, आंसर इज इक्वल टू इनपुट। अगर आपको क्विट करना है तो यस या नो में से कोई आंसर देना है। ANS वेरिएबल के अंदर अगर मैं देती हूँ यस कैपिटल वाई या स्मॉल वाई, तो उस केस में तो ये क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा, यानी कि इस लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस लूप से बाहर आ जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे मैंने जब यूजर अगर मैं यस करती हूँ तो यानी कि अब मुझे स्टैक में और नंबर नहीं डलवाने। लेकिन जब मैंने यहाँ पे पहला नंबर लिया था 5, तो 5 को डलवाने के बाद ही इसने पहले तो ये चेक किया कि ये डिवाइड करने पे 0 नहीं दे रहा या दे रहा है, तो नहीं दे रहा था तो अपेंड करा दिया। लेकिन उसके बाद ये भी उसने सीधा सीधा इसके साथ ये भी पूछा तो क्या आप पुट कराना चाहते हो, तो उस केस में हमें हर केस में क्या देना पड़ेगा, नो देना पड़ेगा, जब तक हम स्टैक के अंदर नंबर्स को डलवाना चाहते हैं। ठीक है,
जब आपको ऐसा लगे कि स्टैक के अंदर और नंबर्स नहीं डलवाने, तब आप इसमें येस को पास करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपने येस पास किया, यहाँ से लूप ब्रेक हो गया। अब वो सीधा इस प्रिंट स्टेटमेंट में जाएगा, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, जिस लूप के अंदर वो होती है वहां से बाहर आ जाती है। तो वाइल से बाहर आके सीधा कहाँ पहुंचे, अब हम प्रिंट स्टेटमेंट पे पहुंचे। तो अब उसने क्या कह दिया, प्रिंट द स्टैक इज, जो भी आपके स्टैक में एलिमेंट्स हैं। तो नेक्स्ट लाइन में मेरे पास क्या आउटपुट आ जाएगा, द स्टैक इज, जो मेरी ऊपर स्टैक बनी है, दिस इज माई स्टैक। ठीक है, ये मेरी स्टैक आ गई। फिर इसने कहा कि लार्ज एलिमेंट, अब हमें क्या करना है, स्टैक के कंटेंट्स को हमने डिस्प्ले करके दिखा दिया, अब हमें लेंथ, जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो डिस्प्ले करके दिखाना है। तो हमने दो वेरिएबल्स ले लिए, एक ले लिया लार्ज और एक ले लिया लेंथ नाम से। लार्ज के अंदर तो हमने क्या कराना है, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको रखवाना है। क्या लिखा हुआ है, स्टैक डॉट पॉप। तो टॉप पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, 3 है, तो लार्ज हो गया 3। पॉप करवा दिया, तो यानी कि इसे यहाँ से अब हटा देना है। और लेंथ मेरी कितनी है, जितने इसमें एलिमेंट्स हैं, यूजिंग द लेंथ फंक्शन। 4 एलिमेंट्स है, लेंथ मेरी 4 हो गई। इसने कहा फॉर आई इन रेंज लेंथ, रेंज फंक्शन के अंदर लेंथ की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 4। तो रेंज फंक्शन के लिए जो आई की वैल्यूज होंगी वो होगी 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो आई की वैल्यू 0 के लिए पहले लूप चलेगा, आई इज 0, लूप चला। जब ये लूप चला तो इस केस में स्टूडेंट्स, इसने कहा नम इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप। नम की वैल्यू क्या है, स्टैक डॉट पॉप। स्टैक में टॉप मोस्ट अभी कौन सा एलिमेंट है, 11 है, इसे हमने कर देना है पॉप, और यहाँ से हमने इसे डलवा दिया नम वेरिएबल के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसने कहा इफ लार्ज इज लेस देन नम, अगर लार्ज की वैल्यू लेस देन नम है, लार्ज मेरा क्या है 3 है और नम मेरा क्या है 11 है। अगर ऐसा है लार्ज की वैल्यू लेस देन नम है, तो लार्ज के अंदर नम की वैल्यू चली जाए, लार्ज इज इक्वल टू नम। लार्ज के अंदर नम की वैल्यू चली जाए, नम की वैल्यू 11 है, इसको कॉपी किया, इसको हमने लार्ज में 3 के प्लेस पर डलवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट इसने अब i इज इक्वल टू 0 के लिए लूप चला, अब i इज इक्वल टू 1 के लिए लूप चलेगा। नम क्या है, स्टैक डॉट पॉप। अब ये मेरा स्टैक है, इसमें पॉप आउट करेंगे तो 9 यहाँ से हट गया और ये नम वेरिएबल के अंदर आ चुका है। इफ लार्ज इज लेस देन नम, अब लार्ज की वैल्यू मेरे पास अभी भी क्या है 11 है और नम की वैल्यू मेरे पास कितनी है 9 है। तो हम चेक करेंगे 11 लेस देन 9, कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू होती तो ये 9 जो है वो लार्ज के पास जाता, लेकिन क्योंकि कंडीशन फॉल्स है तो लार्ज और नम की वैल्यू अभी एज इट इज रहेंगी। ठीक है, अब आई की वैल्यू हो जाती है 2, आई की वैल्यू 2 हो गई। अब हमने क्या कराना है, नम इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप, ये पॉप करवाना है, 7 पॉप आउट हो गया और ये कहाँ आ गया नम के अंदर, तो नम इज इक्वल टू 7 हो गया। चेक करेंगे लार्ज लेस देन नम, लार्ज इज 11 एंड नाउ नम इज 7, 11 लेस देन 7, कंडीशन अभी भी फॉल्स है, हम लार्ज को नम की वैल्यू नहीं दे सकते। अब हम आई की वैल्यू किस पे जाते हैं 3 पे, और सबसे उससे पहले हमें करना है नम इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप। तो स्टैक के अंदर एक ही एलिमेंट बचा है, पॉप आउट कराएंगे तो ये 5 यहाँ से हट गया और ये आ गया नम के पास। अब आई की वैल्यू 3 के लिए लूप चलेगा, तो इसने चेक किया लार्ज जो है मेरा 11, इज इट लेस देन नम, क्या ये 11 लेस देन 5 है, कंडीशन इज अगेन फॉल्स। अब अगर हम दोबारा, अब देखो आई की वैल्यू रेंज फंक्शन में क्या नंबर था 4 था, तो इट मीन्स आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी 0 से लेके 3 तक। 0 से 3 तक हम सारी वैल्यूज कर चुके हैं, फोर लूप हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो फोर लूप कंप्लीट हो चुका है तो हम इस फोर लूप से बाहर आ जाएंगे, कहाँ, इस प्रिंट स्टेटमेंट पे, लार्जेस्ट नंबर इज लार्ज। तो हमारे पास यहाँ पे जो स्टेटमेंट आ जाएगी दैट विल बी लार्जेस्ट नंबर इज लार्ज। लार्ज के अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड है 11 स्टोर्ड है, तो हमारे पास आंसर में क्या आ गया स्टूडेंट्स 11। तो इस तरह से हमने क्या किया, स्टैक के अंदर सिर्फ ऑड एलिमेंट्स को इंसर्ट कराया और लार्जेस्ट नंबर को भी हमने इसमें फाइंड आउट कर लिया यूजिंग द पॉप फंक्शन एंड द लार्ज वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इफ इट इज अ कोडिंग क्वेश्चन, इफ इट कम्स इन द एग्जाम, तो इस तरह से आपको इसे एग्जीक्यूट करना है। ओके, I hope students you have understood the things discussed in the video. In case any doubt is there in any question, you can ask me in the comment section. If this video has helped you, you can share it with your friends and you can like this video
and keep preparing for the term 2 examination. I'll meet you in my next video with another important questions for term 2. Till then, have a good day and thank you.